back to the channel. I am Parth, I'm your chemistry educator, and we have decided to study chemistry together for both JEE and NEET for this year. So guys, मेरे को जो हमारे लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ आपसे डिस्कस करनी है. द फर्स्ट थिंग इज अ बिग सॉरी गाइज, अभी मैंने कमेंट्स में भी देखा कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे. सो यार मेरी एंड सेम एग्जाम्स चल रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला लेक्चर्स शूट करने के लिए. सो आपका जो अभी केमिस्ट्री के लेक्चर थे थोड़े से अभी ऊपर नीचे हो गए, बट डोंट वरी, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर कि आप लोग आराम से जो लेक्चर्स है सिस्टमेटिकली जो शेड्यूल डेट है उस पर ही अपलोड हो जाए. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज, अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक जूनियर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार पार्थ भैया क्या इंपॉर्टेंट होता है पूरे इन 2 साल में जो मतलब आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. तो मैंने थोड़ा सा सोचा और मैंने आंसर किया कि यार जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जितना हार्डवर्क चाहिए उतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी. अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि जितने भी आवर्स ऑफ स्टडी में वो करने पड़ेंगे खुद की रैंक इम्प्रूव करने के लिए तो आपकी डेफिनेटली रैंक इम्प्रूव हो जाएगी. तो लाइक मेरे हिसाब से तो ऐसा है यार कि अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है ना कि आप कर सकते हो तो 50% रेस तो आप ऐसे ही जीत गए और 50% के लिए तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे. तो इस पॉजिटिव नोट पे दैट वी शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ, लेट्स बिगिन अवर 4th लेक्चर. सो गाइज आपको पता ही है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करते हैं. तो जैसा कि हमने 3rd लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक साइज के बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि हमने क्या देखा था एटॉमिक साइज के बारे में. हमने देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एटॉमिक साइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ग्रुप एज वेल एज इन पीरियड. हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एटॉमिक साइज के लिए. और हाँ, मैंने ये भी बोला था कि एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस आते हैं. सो गाइज डेफिनेटली एटॉमिक साइज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस, नीट एज वेल एज जेईई एडवांस में भी आते हैं. सो हमारे सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे एटॉमिक साइज के. फटाफट पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. सो देयर आर 2 फैक्ट्स ऑफ एटॉमिक साइज. ये हमारे जो रह गए थे, लेट मी राइट इट डाउन. एटॉमिक साइज के हमारे 2 फैक्ट्स रह गए थे. सो लेट्स बिगिन विद दैट. फर्स्ट फैक्ट इज, मतलब यहाँ पे अब मैं जो आपको 2 फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना, इसकी कोई रीजन वगैरह नहीं है. दिस आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व. तो आपको इनको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा. इनको याद क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इनके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग बस इसको याद रख लो, दैट्स इट. मतलब उसमें कोई रीजन वगैरह स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछेंगे. सो फर्स्ट इज, जो लिथियम प्लस है उसका साइज मैग्नीशियम 2+ से बड़ा होता है और मैग्नीशियम 2+ का साइज एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा होता है. सो ये फैक्ट है, आपको इसको डायरेक्टली लर्न ही करना पड़ेगा. ठीक है, अब वी आर ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज, आपको पता है ना हेलोजन्स क्या क्या होते हैं. मतलब 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब अगर मैं इनके एनायंस बनाऊं तो भी साइज कैसा रहेगा? फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन माइनस, इज लेस देन ब्रोमीन माइनस एंड इज लेस देन आयोडीन माइनस. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा H- है हम उसको कहाँ पे प्लेस करें. मतलब अगर पूछे कि यार H- का साइज कहाँ आएगा, तो यार ये बहुत शॉकिंग सी बात है कि H- का साइज Br- से भी बड़ा हो जाता है. मतलब कि कहाँ सोचो, Br के नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल है, लेकिन माइनस चार्ज होने की वजह से हाइड्रोजन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. मतलब इट इंक्रीजेस ट्रिमेंडस साइज. तो जो हमारा फाइनल ऑर्डर आता है ना, वो फाइनल ऑर्डर ये आ जाता है. यहाँ पे आ जाता है हमारा H- और यहाँ पे आता है I-. मतलब कि बस आयोडाइड को छोड़ दिया, नहीं तो हमारा H- उसके भी आगे चल जाता. ठीक है, सो दिस आर 2 फैक्ट्स, ये रह गए थे. आपको इसको अच्छे से देख लो एक बार क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं. और एज आई सेड कि एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. मतलब आई विल गिव यू 4 आयन्स. मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको और आपको बताना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट अनायन कौन सा है. यू हैव टू मार्क द स्मॉलेस्ट अनायन. ओके, सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन A is Br-, option B is F-, option C is Na+, and option D is H-. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द स्मॉलेस्ट एनायन अमंग ऑल दिस 4. ओके,
आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा एटॉमिक साइज वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। सो गाइज राइट, हमको पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में एक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के लिए थोड़े से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो डोंट वरी, हम यहाँ पे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ उतना ही पढ़ने वाला है जितना हमको पीरियोडिसिटी समझने में काम आने वाला है। और ये वाला टॉपिक्स हम वापस से जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको वापस से एक बार देखा जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक बार इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि दिस आर फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिया हुआ है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पीरियोडिसिटी पढ़ने में काम में आने वाले, मतलब इसके कॉन्सेप्ट के बिना हम पीरियोडिसिटी को आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए डोंट वरी गाइज, ये वापस एक बार रिवाइज होगा भी आपका, तो जस्ट एक बार इसको अच्छे से समझ लो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली आपको पता ही होगा, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, जैसे ये के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन एस है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो सपोज सोडियम है, तो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की तो दैट विल बी 2 8 8 1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमने देखा था बोर्स एटॉमिक, जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो हम देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज सर्टेनली जो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है ना वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में ही बात करता है। तो यहाँ पे अगर हमको बोर्स मॉडल एप्लीकेबल करना है तो सिर्फ हाइड्रोजन पे होगा, हीलियम प्लस पे होगा, लिथियम 2 प्लस पे होगा, बेरिलियम 3 प्लस पे होगा। मतलब आप सारे एटम्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो तब आपका जो बोर मॉडल ना वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो यार हमको तो अगर सारे एटम्स की स्टडी करना है तो वैसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने श्रोडिंगर्स एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो उनके जो मॉडल थे, उसके जो लॉज थे, उनके जो मतलब बोल सकते हैं रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हर एलिमेंट के। और गाइज अब जैसे आप मतलब बड़े हो गए हो, सो अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दैट विल बी टोटली डिफरेंट जो आप पहले करते आ रहे थे। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, मतलब थ्रू आउट केमिस्ट्री, आइदर इट्स फिजिकल, इट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब लाइक अभी तो आपको ये नया नया लग रहा होगा, लेकिन विद टाइम आप इतने सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे कि वो आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वांटम नंबर्स। आपको नॉलेज होना चाहिए क्वांटम नंबर्स का, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओगे। सो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो देयर इज अ सोसाइटी। ठीक है, एक बड़ी सी सोसाइटी है और उस सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग्स है। लाइक दिस इज फर्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, इसको 1 नाम दे दो। दिस इज सेकेंड बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 2, एंड वैसे एक बिल्डिंग नंबर 3 भी है, और ऐसे और दूसरी बिल्डिंग्स भी होगी। ठीक है, हर बिल्डिंग की अलग अलग फ्लोर्स है। जैसे इस बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर्स है, इसमें भी बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स है, इसमें 3 फ्लोर्स है। ठीक है, सो नाउ अगर मैं देखूँ तो हर फ्लोर पे अलग अलग रूम्स भी होंगे। जैसे इसमें ये रूम है, ये सेकेंड रूम, थर्ड रूम, और ऐसे बहुत सारे रूम्स हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे अलग अलग रूम्स होंगे। सो हमने क्या देखा कि सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स है, हर फ्लोर पे अलग अलग रूम्स हैं। ठीक है, वैसे ही जो एटम होता है ना, एटम के अंदर होते हैं अलग अलग शेल्स। जैसे शेल्स तो हमने देखे ही कि एल शेल होता है, एम शेल होता है, फिर के शेल होता है, ये सब। ठीक है, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हमको फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलता है। ठीक है, अब सपोज मैं बोलूँ कि मतलब कोई इस पर्टिकुलर रूम में कोई रह रहा है और मेरे को उसका एड्रेस जानना है। सो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग को बताना पड़ेगी पहले सोसाइटी।
सोसाइटी जो भी सोसाइटी नेम, उसके बाद में बिल्डिंग नंबर के बाद हमको बताना पड़ेगा फ्लोर नंबर के बाद हमको बताना पड़ेगा रूम नंबर। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि कोई पर्टिकुलर एटम है तो उसमें सबसे पहले अपने को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलरली कौन से शेल में, क्योंकि देयर आर मेनी शेल्स। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स थी, वैसे ही एटम में अलग अलग शेल्स होते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से शेल की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब आप शेल स्पेसिफाई कर दोगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से सब शेल की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर उस सब शेल के बाद भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो और उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इट्स कंप्लीट प्रोसेस। आपको पहले समझना पड़ेगा कि एटम में शेल कौन सा है, सब शेल कौन सा है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है, और उस ऑर्बिटल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है अपना। ठीक है, सो लाइक कंप्लीट जो एक पोस्टल एड्रेस होता है ना एक पर्सन का कि यार इस रूम नंबर, इस फ्लोर, इस बिल्डिंग की, इस सोसाइटी में, तो वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको भी हमको बिल्कुल ऐसे बताना पड़ता है। हर इलेक्ट्रॉन की एक एग्जैक्ट अलग अलग लोकेशन होती है और उस लोकेशन को निकालने के लिए श्रोडिंगर ने मॉडल दिया था। ठीक है, सो लाइक नाउ जो हमारा मैंने बताया था यहाँ पे हमारा एटम है, एटम के अंदर होता है शेल्स, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिटल और उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नाउ अब जो हमारा एटम है ना, एटम तो हमारा हो गया जिसमें हमको निकालना है। जो हमारे शेल है, शेल को हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n। ठीक है, जैसे कि हमारा जो k होता है, l होता है, m होता है, सो इसको हम बोलते हैं 1 2 3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक सोसाइटी में 3 बिल्डिंग्स है, एक सोसाइटी में 4 बिल्डिंग्स है, तो जिसमें नंबर ऑफ बिल्डिंग ज़्यादा है उस सोसाइटी का साइज बड़ा होगा ना। तो वैसे ही होता है, जिस भी एटम में नंबर ऑफ मतलब जो हमारा n है, n की वैल्यू इसमें बड़ी है, सपोज एक एटम की n की वैल्यू है 3, एक एटम में n की वैल्यू 2, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। सो जो हमारा ये होता है n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सब शेल है, सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं l, दैट इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। l को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो l होता है ना वो बेसिकली हमको बताता है शेप ऑफ जो हमारा है शेल, उसका शेप समझाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो अपना n है, n की वैल्यूज क्या होगी, n विल बी 1 2 3 और 4 ऐसे करके चलते जाएगा। तो अब जो l है ना, l की वैल्यूज होती है 0 1 2 अप टू n-1। ठीक है, अब आप तो मुझे बोलोगे कि भैया आपने बोला था कि ये तो शेप बताता है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर्स आ गए। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके जो हर नंबर है उनकी एक अलग वैल्यू होती है, मतलब वो एक अलग शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 है इट रिप्रेजेंट्स द स्फेरिकल शेप। ठीक है, और स्फेरिकल शेप होता है अपने s ऑर्बिटल का, मतलब बेसिकली जब भी l इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हम s जो सबशेल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 1 है उसका शेप, जब l इज इक्वल टू 1 है तब उसका शेप होने वाला है अपना डम्बल शेप होने वाला है, एंड डम्बल शेप होता है p ऑर्बिटल का, तो हम p की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो 2 है दैट मीन्स डबल डम्बल, और डबल डम्बल शेप होता है d ऑर्बिटल का, डबल डम्बल वो होता है d ऑर्बिटल का, मतलब हम d की बात कर रहे हैं। और इसके अगर हम आगे जाएंगे तो जो शेप होता है ना वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, फिर अब वो f हो उसके आगे जो भी हो उन सब के लिए हम कॉम्प्लिकेटेड शेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से इसको अच्छे से देख लेंगे, हम देखते हैं अब ऑर्बिटल क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम एक बार सबको रिकैप कर लेंगे। तो ऑर्बिटल जैसे मैंने क्या बताया कि जो n है वो सारी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू रहता है 1 2 3, जो l है वो वैल्यूज कैसे रहते हैं 0 1 2 अप टू n-1। चलो इसको हम एक बार देख ही लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी n की वैल्यू है 1, तो जो l है उसकी वैल्यूज क्या होने वाली है, l की वैल्यू कहाँ से होती है अपनी 0 से लेके n-1 तक। तो यहाँ पे n1 है तो 0 से लेके 0, मतलब l की सिर्फ a की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब अगर हमारा n2 है तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और n-1 मतलब 2-1 दैट इज 1। ठीक है, अगर हमारा n3 है सो द वैल्यू विल बी 0 1 एंड 2। अब बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द s ऑर्बिटल, दिस रिप्रेजेंट s एंड दिस रिप्रेजेंट p। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा s p एंड d। उसके बाद अगर हम जाएंगे n इज इक्वल टू 4 के लिए तो वहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा s p d एंड f। ठीक है, सो हमने ये देख लिया n और l का क्या रिलेशन है।
मतलब कि अगर n 1 है तो फिर हमारे पास सिर्फ स्फेरिकल ऑर्बिटल ही होगा, अगर n 2 है तो हमारे पास स्फेरिकल और डम्बल शेप के ऑर्बिटल होंगे, अगर हमारे पास n 3 है तो स्फेरिकल, डम्बल एंड डबल डम्बल शेप होगा, और n 4 है सो स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एज वेल एज ए कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिटल भी होगा। सो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 0 रिप्रेजेंट s, 1 रिप्रेजेंट p, 2 रिप्रेजेंट d एंड 3 रिप्रेजेंट f। तो s p d f 0 1 2 3। ठीक है, अब जो हमारा l है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज क्या होती है, उसकी वैल्यूज होती है -l से लेके l तक की। ठीक है, अब इसको देख लेते हम एक बार कि जैसे यहाँ पे हमारा l आ गया था 0, और मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना के m के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करूँ तो m होता है -l से l तक का, तो यार -0 भी 0 ही होता है, +0 भी 0 ही होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो l है ये जो 0 वाला है उसके लिए तो वापस से वो हमारा 0 ही होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे l 1 भी है तो उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएगी, दैट विल बी -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब वैसे ही जो ये 0 है उसके लिए अगेन 0, 1 के लिए हो जाएगी हमारे पास -1, 0 1, 2 के लिए हो जाएगी -2, -1 0 1 2। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे ऐसे 0 के लिए तो हमको पता ही है 0 के लिए ओनली 0, 1 के लिए अगर हम देखें तो इट विल बी -1 0 एंड 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 एंड 2, और 3 के लिए हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो ये वैल्यूज होती है हमारी m के लिए, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक लास्ट क्वांटम नंबर होता है दैट इज ms, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ, एक रूल होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो कोई ऑर्बिटल है ना उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, मतलब एक जो बॉक्स रहता है, जैसे हम पढ़ेंगे जो ब्लॉक रहता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस करने वाला है। तो ms की जो वैल्यूज है ना वो सिर्फ 2 ही होती है, दैट इज +1/2 एंड -1/2। वो डिपेंड करता है, किसी की भी हो सकती है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसकी प्लस ही होगी, और अगर ये ऐसा है तो इसकी प्लस होगी, मतलब वो किसी को भी स्पेसिफाई कर लो। हम इसको एक बार आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। लाइक ये हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है 1 2 3 4। एंगुलर क्वांटम नंबर इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n - 1 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू -l से लेके l तक जाती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -1/2 एंड +1/2। मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे होता क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n, मतलब जो हमारा n है वो वैरी, जैसे 1 2 3 ऐसे वैरी करता है। फिर हर n के लिए हमको पर्टिकुलर l की वैल्यूज मिलती है, मतलब अगर n = 2 है तो हमको l की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2 वैल्यूज, 0 और 1। अब उन हर पर्टिकुलर l की वैल्यूज के लिए हमको m की वैल्यूज मिलती है, जो हमारा प्रिंसिपल ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज मिलती है। ठीक है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना उसका सबसे सिंपल केस है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की हमको वैल्यूज हमेशा फिक्स होती है, वो +1/2 और -1/2 ही होने वाली है, उसको हमको आगे देखने कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये मैंने डायग्राम जो हमारा ये टेबल है, जैसे अगर n1 है, ठीक है, तो उसके लिए जो l रहेगा, l होगा 0, वो डिनोट करेगा 1s सबशेल को। ठीक है, और जो इसका ओरिएंटेशन है, मतलब यहाँ पे 0 था, सो m जो हमारा ml होता है या फिर जो हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू सिर्फ 0 ही आने वाली है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने वाली है सिर्फ 1। ठीक है, फिर हम एक बार सेकंड के लिए, दिस वाज फॉर n = 1, नाउ व्हेन इट इज फॉर n = 2, इसके लिए l की वैल्यूज 2 आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर पर्टिकुलर n के लिए l की वैल्यूज होती है। सो हमारे पास आएगा 0 और 1। ठीक है, अभी जो 0 है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, 0 मतलब s, तो हम इसको लिखेंगे 2s, 1 मतलब डम्बल दैट इज p, सो दैट विल बी 2p। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारा m है उसकी वैल्यूज क्या आएगी, एक आएगी 0, फिर इसकी आ जाएगी -1 0 और 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे 3 हो जाएगी। ऑर्बिटल बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो p है, p में आते हैं टोटल 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, 1 2 एंड 3, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऐसे करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अगर n = 3 की, तो इसमें भी 3 के लिए टोटल अपने पास 3 केसेस बन जाएंगे l के, उसके लिए 3s है,
3p है, 3d है। अब जो ये d है, हमने देखा 3d में टोटल 5 वैल्यूज आ रही है, तो जो 3d होता है ना उसमें हम देखेंगे तो 5 ब्लॉक्स बनते हैं, मतलब ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और इन सब में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अभी जो आपको दिख रहा होगा ना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक ये ऐसे और एक ऐसे, तो ये क्या होता है, ये मतलब डिनोट करता है स्पिन, मतलब कि अगर एक कोई भी आपके पास ऑर्बिटल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होने वाले हैं और उन दोनों की स्पिन्स अपोजिट होना चाहिए, मतलब वो सेम स्पिन के प्लेस नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल में। दिस इज रूल, हम इसको देखने भी वाले हैं कि हम जैसे ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वन ऑफ द रूल ये भी होता है कि एक ऑर्बिटल में आपके सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, उनको अपोजिट स्पिन के होने पड़ेंगे। अब स्पिन क्या होता है, बेसिकली आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड टाइप, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिटल में, उसको उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि उनका जो टोटल बैलेंस है वो जीरो आ जाए। ठीक है, सो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं जो इसकी स्पिन वैल्यू है, मतलब ms वैल्यू जो है वो 1/2 होगी। अगर इसकी 1/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -1/2। अब देखो ये कोई श्योर नहीं है कि जो ये ऐसा ऊपर हो उसकी +1/2 हो, अगर मैं इसकी -1/2 लूंगा ना तो इसकी +1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज, एक ऑर्बिटल में जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा और वो अपोजिट होगा, अगर एक +1/2 है तो दूसरा -1/2 होगा। तो आई गेस जो अपना ml वाला पार्ट है वो तो एकदम सॉर्टेड है, मतलब वो एकदम क्लियर भी है, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है तो हमारी यहाँ पे कि यार हर n के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर l होता है, हर l के करस्पॉन्डिंग अलग अलग m's होता है, तो हमारा वैसे पूरे एक एटम का बनता है स्ट्रक्चर। अभी तक का थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा क्योंकि आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, बाकी अब इजी करते हैं उसको, डोंट वरी, आगे बढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। सो दिस आर द प्रिंसिपल, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अपन लिखते हैं EC, मतलब कि अगर आपको एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो हमारा फर्स्ट रूल होता है ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ऑफ बाउस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑफ बाउस प्रिंसिपल स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट, मतलब कि जो हमारा एनर्जी लेवल है, मतलब एनर्जी लेवल जो सबसे लोएस्ट है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भराएगा, उसके बाद में लोएस्ट W आएगा, लोएस्ट टू एनर्जी लेवल हाईएस्ट तक जाएगा, एनर्जी लेवल हाईएस्ट, मतलब कि अब जैसे, और ये हाँ, अब तो यार आपको वो भी नहीं पता है कि एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो ये भी स्पेसिफाइड है, मतलब इसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे वो मेहनत करके गए, उन्होंने ऑर्डर पूरा डिसाइड करके गए वो लोग कि किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो लाइक पहले तो हम इस टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं, जब n = 1 होता है और L = 0 होता है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1s ऑर्बिटल को, क्योंकि n 1 है और ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है s को। ठीक है, तो व्हेन n = 1 L = 0 दैट इज 1s ऑर्बिटल। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल n = 3 है और आपका जो L है L = 2 है, तो 2 हमारा किसका रिप्रेजेंट करता है, d को, और ये 3 है तो इस कंप्लीट ऑर्बिटल का बन जाएगा 3d। तो हम देख लेते हैं कि जब n 3 है और L 2 है तो हमारे पास क्या आ रहा है इसका, n3 3d। ठीक है, तो अब आपको ऑर्बिटल निकालना आ गया। अब मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब n2 है और हमारा L1 है, सो n2 का तो 2 आगे आ जाएगा और 1 रिप्रेजेंट p, तो ये बन जाएगी 2p ऑर्बिटल। तो देख लो जब L1 है और n2 है तो ये हमारा बन जाएगा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे करके उन लोगों ने पहले सबको अरेंज कर दिया, मतलब कि 1 का सिर्फ 1s ही पॉसिबल है, मतलब उसमें 1p बन नहीं सकता। फिर अगर हम 2 के लाएंगे तो 2s और 2p पॉसिबल है, 2d नहीं बन सकता। तो हमने सारे ऑर्बिटल्स लिख लिए, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको अपने लिस्ट डाउन कर लिया। और फिर एक एनर्जी लेवल है जो प्री डिफाइंड है कि मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा, 1s में भरने के बाद में वो 2s में जाएगा, उसके बाद फिर वो 2p में जाएगा, देन वो 3s में जाएगा, 3s में भरने के बाद में फिर वो 3p में जाएगा, देन वो 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो एनर्जी लेवल्स है ना दैट आर एग्जैक्टली फिक्स, मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सबसे पहले होता है हमारे पास 1s, उसके बाद में आता है 2s, फिर आता है 2p। ठीक है, हम इसको लेके भी चलते हैं। 1s में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो मतलब L है 1s बता दिया, मतलब L तो 0 हो गया, अगर L 0 है तो M भी 0 होगा, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है, मतलब M 0 मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में 2s है, अगेन आपका जो l है वो 0 है, तो m भी 0 ही होगा, तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल ही आ पाएंगे। लेकिन जब 2p की बात करेंगे तो l की वैल्यू हो गई 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और 1, तो हमारी जो ऑर्बिटल्स है वो बन जाएगी 3। मतलब इसमें जो अपना ये जो बेसिकली ऑर्बिटल होते हैं ना, डब्बे छोटे छोटे, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ml की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ml जैसे सिर्फ 0 था, सो इसकी ml की वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसके भी ml की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे जो ml है ये -1, 0 और 1, अब ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब अगर आप बोलो तो ये 1, ये -1, 0, तो ये आगे पीछे सब कुछ चलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों की एनर्जी लेवल इट इज टोटली इक्वल, क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन सब की एनर्जी इक्वल आएगी। तो आपको इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यार ये वाला -1 ही होगा, ये 0 ही होगा या 1 होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1s में भराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। 3s के भी मतलब हमारे सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा, फिर आता है 3s के बाद 3p, 3p में आ जाएंगे अपने 3। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, उसके बाद में आता है हमारा 4s, 4s में अगेन 1, फिर यहाँ पे 4p नहीं, यहाँ पे 3d आएगा। अब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मतलब ये एनर्जी लेवल ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, उसके बाद 4d। अब जैसे मैंने आपको बोला 4d बता दिया, मतलब d तो l = 2 हो गया। अगर l 2 है तो मेरे पास जो अपना ml है या फिर जिसको अपन m भी बोलते हैं, उसकी 2 वैल्यूज आ जाएगी, उसकी 5 वैल्यूज आ जाएगी, सॉरी, दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। 5 वैल्यूज है, मतलब आपको बनाने हैं 5 डब्बे। ठीक है, जितनी ml की वैल्यू उतने बनाने रहते हैं अपने को डब्बे। ये हो गए अपने 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद 3D होता है। 3D के बाद ये यार यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर दिया, उसको हटाओ। 3D के बाद में आता है 4P, 4P में अगेन वही 3 आ जाएंगे। उसके बाद में आता है वही 5S, 5S के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका 5P, और यहाँ पे सॉरी 4D आएगा और फिर 5P, मतलब 5S 4D 5P। उसके बाद में जब 6s आता है ना, तो उसके बाद जो हमारा 4 है उसका f ऑर्बिटल बच गया, तो अब यहाँ पे आएगा 4f। उसके बाद में आएगा 5d, फिर आएगा 7s। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना है, मतलब टोटली 1 सेकेंड में इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ अच्छे से, तो आप लोग समझ पाओगे। सबसे पहले 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद 3p, देन आता है 4s। फिर ध्यान रखना यहाँ पे आएगा 3d, यहाँ पे आएगा फिर 4p, फिर आ जाएगा अपना यहाँ पे 5s, 4 का d रह गया है तो 4d, फिर 5p, फिर यहाँ पे आएगा 6s। 6s के बाद जो 4 है उसमें f ऑर्बिटल भी जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4f, फिर 5 का d, फिर 6 का p, और हाँ फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर मतलब 7s आ जाएगा एंड इट गोस है। अपने को सिर्फ इतना ही काम होता है, तो ये एनर्जी लेवल आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब जैसे 1s है तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना होगा, फिर 2s है तो यहाँ पे भी एक होगा, 2p है तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने को ऐसे ऐसे करके भरते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल था ऑफ बाउ रूल, जिसने अपने को बताया कि एनर्जी लेवल के हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, सेकेंड इज हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है? एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विद 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी 1 ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड and all electrons and singly occupied species have same spin। so यार समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो फिर मैं तो हुई। तो फिर हंट्स रूल क्या बोलता है कि जैसे सपोज अपने पास एक 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल है तो उसमें जैसे सपोज 3 है हमारे पास, पहले 3s है फिर 3p है। ठीक है, सो 3s का एक बॉक्स, 3p के 3 बॉक्स। तो अगर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे भरूँ और फिर सेकंड यहाँ भरूंगा क्या? नहीं। ऑफ बाउ ने क्या बोला था कि जैसे एनर्जी लेवल कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कि मेरे को पहले 3s को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो मैं 2 को यहाँ पे फिल करता और 3rd को यहाँ पे डालता। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं यहाँ पे, मतलब 3s देन 3p, और इन दोनों में मिला के मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट करना है।
तो मेरे पास 3s का एक ब्लॉक है और 3p के 3 ब्लॉक है, 1 2 3। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 1 2 मेरे को यहाँ पे भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑफ बॉक का प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब मेरे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यार या तो मैं इसको ऐसे करके भर सकता हूँ या तो मैं एक ब्लॉक में 2 डाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे काम आता है अपने को हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बताता है कि जब भी आपके पास एक पूरी ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पे p ऑर्बिटल है, तो हर ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही अगले इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास 4 है तो पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा, अगर 5th इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे प्लेस करेंगे अपन, ठीक है। फिर जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसको हम यहाँ डालेंगे, 7th आएगा तो यहाँ डालेंगे, 8th आएगा तो यहाँ डालेंगे। मतलब जितने भी ब्लॉक्स है ना, मतलब जैसे एनर्जी लेवल चेंज हुआ, पहले 3s था, उसके बाद में 3s को तो पूरा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी प्रिंसिपल मतलब एक भी एनर्जी लेवल चेंज होता है तो पुरानी वाले एनर्जी लेवल को पूरा फिल होना पड़ेगा। उसके बाद जो अगले लेवल पे जाएंगे उसमें जितने भी ब्लॉक है सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में ब्लॉक में डबल इलेक्ट्रॉन फिल होना चालू होंगे, ठीक है। और हंट ने एक और चीज क्या बताई, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक और चीज क्या थी कि जो हमारा ये है, मतलब जब भी एक कोई ऑर्बिटल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो मतलब यहाँ पे जो सिंगली ऑक्यूपाइड दे हैव द सेम स्पिन, मतलब उनके सेम स्पिन ही होना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये हंट्स प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया, मतलब दे शुड बी ऑफ सेम स्पिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर ऑन द थर्ड रूल, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। पॉली का यही बोलना है कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, वो तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में उनका ऐसा बोलना है कि एक जो आपका ब्लॉक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन अपोजिट ही होना चाहिए, मतलब आप एक ब्लॉक में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस वॉयलेट्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आप ये देखोगे सो दिस इज राइट, अगर आप ऐसे करोगे सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लेकिन रॉन्ग, सही तरीका सिर्फ ये वाला है। तो हम एक बार रीड भी कर देते हैं, नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल ऑर्बिटल। सेकंड वन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। सो हमने देख लिया कि 3 प्रिंसिपल क्या क्या है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। अब हम एग्जांपल्स देखने वाले इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं। सो लाइक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम का। लिथियम के पास अगर हम देखें तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फिलिंग कैसे होगी, सबसे पहले 1s में होती है, फिर 2s आता है। तो यहाँ पे जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले इन दोनों को कंप्लीट किया, फिर हम इसको भरेंगे, ठीक है। फिर आती है बारी बेरिलियम की, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पहले 1s है, 2s है। ऑफ का प्रिंसिपल यही बोलता है कि पहले आप इसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप यहाँ पे जा पाओगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो बात यहीं पे ही खत्म हो जाती है। फिर बोरॉन की बारी आती है तो 4 प्लस यहाँ पे एक और आता है। अब देखो जो कार्बन है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, चॉइस थी क्या, जैसे मतलब ये 1s में तो भरा गया, 2s में भरा गया, फिर जो हमारे पास ये है 2p, उसमें हम क्या कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। लेकिन अगर अपन ऐसे करते तो हंट्स प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता, क्योंकि हंट्स रूल क्या बोलता है कि आपके पास जितने भी ऑर्बिटल्स है अगर वो सेम एनर्जी के, मतलब ये जो 2p वाले हैं इन तीनों की एनर्जी तो सेम ही है ना, तो इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद ही आप डबल इलेक्ट्रॉन भर पाओगे। तो दिस वुड बी रॉन्ग, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले अपने को एक एक भरना है, देन हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे इसमें पहले एक एक भरा, उसके बाद में फिर अगला आ गया n=7 में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन होता, फिर नियॉन आता, तो नियॉन अगर हम एग्जांपल ले 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1 2 फिर 3 4, फिर भरे कैसे होंगे 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 9 10। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अपन यहाँ पे एक और आगे बढ़ जाते, तो नहीं, फिर यहाँ पे वापस से ऑफ बोर रूल मतलब फॉलो नहीं होता। उन्होंने क्या बोला था कि जब तक एनर्जी लेवल यहाँ पे आपका बच्चा है आप आगे नहीं भेज सकते इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो ये हमारा नियॉन का हो गया। फिर सोडियम देखते हैं, सोडियम में अपन ने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स तक तो फिल कर लिया था एज इट इज नियॉन जैसा। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है अपने उसको 2s में डाल दिया, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स मेरी साइड से करवाता हूँ। आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। हम वैसे पहले बना लेते हैं एनर्जी लेवल 1s 2s फिर 2p, फिर यहाँ पे 3s और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। जितने रिक्वायरमेंट है उतने अपन डाल देंगे। 1s है तो फिर एक, p है तो यहाँ पे अपने को 3 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, s है तो फिर अगेन एक। 9 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है 1। फिर मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऑफ बोर का प्रिंसिपल यही बोलता है कि पहले एनर्जी लेवल को कंप्लीट करो, उसके बाद अगले पे बढ़ो।
ठीक है। फिर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भी नहीं रख सकता, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे रखा तो पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को पहले ऐसे रख के फिर इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, मतलब यहीं पे लेते हैं 3 and 4, ठीक है। फिर 5 6 7 8 and 9, ये होता है तरीका, ठीक है। आप अगर ये जो 2p है इसको ऐसे भर देना तो भी ये गलत हो जाता, मतलब यहाँ पे ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, तो नहीं, आपको सेम स्पिन का रखना पड़ेगा, उसके बाद में डबल फिल होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हंट्स रूल, यहाँ पे वॉयलेट हो जाता अगर ऐसा कर दे तो फ्लोरीन का आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अर्गोन के लिए। अर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो अर्गोन के लिए 1s 2s फिर 2p 3s 3p उसके बाद 4s। अब देखते कितने भर आता है। सो लाइक 1 2, फिर p है तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 ब्लॉक्स। मतलब आई गेस अब जब प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अब जब अपन एग्जांपल्स देख रहे हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही तो देयर इज नो इशू, मतलब जो आपको बस कॉन्सेप्ट देखना है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको वापस से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने अपने को, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 11 and 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो हमारा ये पूरा कंप्लीट डन हो गया आर्गोन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको जो आपकी कोर्स में है, सो आपको 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉन्स के 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट के आने चाहिए। तो मतलब 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 18 तक के तो मतलब हमने ऑलमोस्ट देख लिए, पिछले बॉक्स में देखे थे, यहाँ पे अपने खुद से प्रैक्टिस करें। सो लाइक आपको ये वाला पार्ट तो आ गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 24 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 25 26 27 28 29 एंड 30। यहाँ पे भी अब जो आपका ये वाला है आपका कौन सा 29 वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 वाला वेरी इंपॉर्टेंट एंड 24 वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीज़न हम देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इतने, मतलब मैं इसको वो कर रहा हूँ कि यार ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो लाइक अर्गोन, मतलब हाँ, अब जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटी वे में लिखना हो ना, जैसे जो सोडियम है, अब सोडियम का क्या सीन है कि सोडियम आता है नियॉन के बाद, तो आप यहाँ पे लिख दो नियॉन और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना के सोडियम में 1 डाल दो, क्योंकि नियॉन मतलब वो पूरा स्पेसिफिक हो गया। नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब नियॉन लिख दिया उसके आगे लिख दिया। अब जैसे जो अर्गोन है, मतलब स्कैंडियम के पहले जो जस्ट नोबल गैस आ रहा है वो अर्गोन है, मतलब अर्गोन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है और उसके बाद में हमने आगे का बना दिया है, ठीक है। तो लाइक हमको पता है कि जो अर्गोन है उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 21, अर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18। तो अर्गोन तक हो गया पूरा अपना, मतलब अर्गोन तक एज इट इज़। फिर अर्गोन के बाद अपने को जाने हैं 4s में और उसके बाद में फिर जाना है 3d में। d में होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आपका 4s है, मतलब यहाँ अर्गोन तक का सेम, उसके बाद 4s एंड देन आपका आता है यहाँ पे 3d, तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 तक ये कैल्शियम का हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास सपोज कैल्शियम का करना है मेरे को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे को कैल्शियम का करना है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो यहाँ पे कैसा आएगा 1s, मतलब ये 1s का ब्लॉक, ये 2s का, ये 2p का, ठीक है, फिर ये 3s का, ये 3p का, ये 4s का। अब इसमें डालते हो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट अर्गोन का है, तो फिर मैं इसको कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, AR ब्रैकेट बना के, मतलब अर्गोन तक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़, और इसके बाद में जो आपका 4s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर कैल्शियम के जस्ट बाद में आता है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में भी हम कैसे कर सकते हैं AR, फिर 4s तो अपना कंप्लीटली फिल हो चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाने वाला है 3d में, क्योंकि हमने ऑफ बाउंड में जैसे देखा था कि 4s का 3d आता है, तो 3d के जो हमारे 5 है वो बना लो,
3 4 एंड 5, तो फिर एक आ जाएगा। अब वापस इसमें चल जाते हैं। फिर अगर अपने पास टाइटेनियम हो तो फिर 2 आ जाएंगे। हंट्स प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, एक एक ही भरने वाले एक एक बॉक्स में। फिर ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। फिर यार यहाँ पे क्रोमियम के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ अपने 4 ही आने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया? तो इसका रीजन है कि जो हमारे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे सपोज मैं अगर नाइट्रोजन का करूँ, जैसे नाइट्रोजन का, अच्छा नाइट्रोजन का हमारे पास करा हुआ है, जैसे ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके केस में आप देखेंगे कि ये जो आपका p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। मतलब जो p 2p ऑर्बिटल है उसमें तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो स्टेबल होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि या तो फुल्ली स्टेबल बने या तो पार्शियली बने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्रोमियम है, ये फुल्ली स्टेबल तो बन नहीं सकता, इतने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेके आता? तो ये क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन मान के डी में डाल देता है ताकि थोड़ा सा पार्शियली स्टेबल हो जाए। ठीक है। अब मैंगनीज है, मैंगनीज के पास तो ऑलरेडी 5 है यहाँ पे, तो उसके पास स्टेबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा। फिर आयरन है, अब आयरन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो हम 4s में ऑलरेडी 2 डाल चुके हैं, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4s तक आके आते हैं हमारे 20 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो हम कैसे करते हैं 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 वाला इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे डालना ही पड़ता है। ठीक है। फिर कोबाल्ट का आ जाएगा, निकल का हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि कॉपर में भी प्रॉब्लम है। मतलब कॉपर में क्या होना चाहिए था कि अगर निकल का ऐसा है तो कॉपर में यहाँ पे एक और ऐड हो जाता, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक और ऐड होने के चक्कर में, और यहाँ पे एक और तो ऐड होता ही है, उसके अलावा यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना वो उठ के यहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि जो फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसके लिए कॉपर वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि आपका जो कॉपर है और क्रोमियम है, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से याद रखना पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है और एक में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। अब जो जिंक है, जिंक का वेरी सिंपल, जिंक का हम ऐसे कर लेंगे। तो हमने अब समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्या होता है, फिलिंग कैसे होती है, एवरीथिंग इज डन। नाउ विल कम बैक टू द टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हम अब वापस से पहुंच गए हैं हमारे पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? The ionization energy of an atom is the amount of energy required to remove an electron from gaseous form of the atom. समझ में नहीं आया? मुझे भी इतने से नहीं आया। एक बार मेरे को जितना आता है वो उतना बताया तो लाइक जो हमारा एक एटम है, जो गैशियस एटम होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास कोई एक एटम है, फॉर एग्जांपल सोडियम, अगर आपको उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको आपके साइड से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक सोडियम एटम है तो उसमें टोटल 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब ये दोनों मतलब न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो एक दूसरे को नलिफाई करके जो ओवरऑल एटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब हमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोटॉन का फोर्स है उसके अगेंस्ट एक्ट करके इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज ऐसा होता है कि तो प्रोटॉन की एनर्जी टोटल 10 प्रोटॉन है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में रिलेटिवली इजी रहती। क्योंकि फिर क्या होता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है वो लोग 10 ही है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमको जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करके हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। मतलब कि हम सामने से एनर्जी दे रहे हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी दैट यू अप्लाई टू टेक आउट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है। अब ये होती है अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब कि आपका जो एक एटम है, न्यूट्रल एटम, उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको न्यूट्रल एटम से तो वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको अपन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं। सो लाइक हमारा एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा ये एक एल्यूमिनियम है, गैशियस एटम इज लाइक कि आप उसको कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है उसकी। ठीक है। किससे भी बॉन्डेड नहीं है वो, इट इज इंडिविजुअल एटम, इट इज न्यूट्रल। इसमें क्या हुआ कि मैंने बना लिया Al प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली जो एनर्जी है ना ये मेरे को अप्लाई करनी पड़ी। मतलब
580 किलो जूल एनर्जी मेरे को 1 मोल पे डालनी पड़ी, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे मेरे को Al प्लस बना। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को Al प्लस में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेरे को Al प्लस 2 बनाना है, तो मेरे को यार यहाँ पे तो पहले 580 एनर्जी देनी पड़ी थी, यहाँ पे मेरे को 1850 एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों? द रीजन इज, जैसे अगर एल्यूमिनियम है, अब मैं पूरा इसको अच्छे से समझते हैं, एल्यूमिनियम है, इट हैज 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, मतलब वो एल्यूमिनियम से आपको एल्यूमिनियम 1 अगर मतलब एल्यूमिनियम प्लस 1 बनाना है तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कितने 13 प्रोटॉन है और यहाँ पे सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का फोर्स ज़्यादा है, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है जो अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनको पुल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप आयनाइजेशन एनर्जी 2 दोगे तो ये बन जाएगा आपका Al प्लस 2, मतलब कि यहाँ पे आपके पास कितने हैं, प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और कम हो गया। तो यार ऑलरेडी जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा था, आपने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तब जो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स है वो बढ़ चुका है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अब वापस आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो जो आपका पर इलेक्ट्रॉन फोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए अब देखते हैं, अपन जो भी देखते हैं ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि Al1 से जब आप Al2 की तरफ जाओगे, Al प्लस 1 से Al प्लस 2 की तरफ जाओगे, फिर Al प्लस 2 से प्लस 3 की तरफ जाओगे, Al प्लस 4 की तरफ जाओगे, सो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, दैट इज ऑलवेज विच इज 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3। ठीक है, ऐसे करके ये सीन फॉलो होगा। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, गैशियस मतलब उसका कोई किससे बॉन्डिंग नहीं है, हमको उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद उस एनर्जी को अपन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर अब आपके पास एक आयन बन चुका है, उस आयन में से आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो द एनर्जी दैट यू अप्लाई दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली हमको पता है कि हम लोग को पीरियोडिसिटी में कंपेयर करने होते हैं ट्रेंड्स, मतलब अपने को देखना होता है कि यार एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी कर रही है। तो उसके लिए हमको पढ़ने पड़ते हैं कुछ फैक्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज साइज। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि यार जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होने वाली है। मतलब कि जैसे अगर एक एटम है जिसमें, मतलब हम समझने के लिए वही बोर मॉडल को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इजी रहता है उसको समझने के लिए। ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे सपोज 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतनी दूर हो गया है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसका फोर्स उतना ही कम लगेगा। अब अगर मेरे को ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को उसमें एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, उसका न्यूक्लियस से फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं कम एनर्जी में उसको निकाल लूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अच्छा खासा फोर्स लगा है, इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, तो इसका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे को एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि मैं उसको निकाल सकूँ। ठीक है, और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में देखा था कि जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ना हम उसको निकालते हैं। आप ये मत सोचना कि हम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला एटम जो है, इसमें से भी हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नहीं, जो हाईएस्ट एनर्जी हम उसको निकालेंगे। तो जिसका जितना ज़्यादा साइज उसमें हमको लगती है उतनी कम ही आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का साइज ज़्यादा है तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, और लिथियम का साइज सोडियम से छोटा है तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो मतलब एक अपने पास साइज से, जैसे जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ग्रुप में फर्स्ट अपना एलिमेंट हो गया, फिर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो नीचे जाते जाते आपका साइज तो बढ़ने वाला है, और जब साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो बाय साइज ही हम हमेशा ये ट्रेंड देख सकते हैं, इसमें जो भी एक्सेप्शन रहेंगे वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन बाय साइज अपन ने क्या कंक्लूड किया कि डाउन द ग्रुप में, मतलब डाउन द ग्रुप एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब जो ऊपर वाला एटम है ना उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दिस इज वेरी सिंपल यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर आपका जो न्यूक्लियस है उसका कितना अच्छा होल्ड है, जिसका जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो व्हाट वी कंक्लूड इज जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा
उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होने वाली है. सो एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज. क्योंकि सीधी सी बात है, हमको आयनाइजेशन एनर्जी अपन लगाते क्यों है, मतलब हम वही जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है उसको तोड़ना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, अब अगर वो फोर्स ही काफ़ी ज़्यादा है तो अपने को एनर्जी भी ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी ना. सो दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब नाउ शील्डिंग इफेक्ट. ये तो हम डायरेक्टली बोल ही सकते हैं कि यार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग हमेशा उससे अपोजिट होती है. तो कि जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. बट स्टिल हम इसको एक बार समझ भी लेते हैं. शील्डिंग इफेक्ट करता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली जो एटम है उसमें जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करता है. मतलब वो जो अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू को कम कर रहा है. ठीक है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होते जा रही है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को भी तो इजीली निकाल पाओगे. तो अगर इसकी शील्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, सो इफेक्टिव, लेट मी राइट इट, शील्डिंग की वैल्यू जब इंक्रीज होगी सो जब तो आपका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा. अगर आपका जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो आपको एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी, मतलब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी. सो शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लाइक जो हमारा p3 है, मतलब जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें टोटल कितने 3 डब्बे होते हैं. ठीक है, वही मैं डब्बे बोल रहा हूँ बट बेसिकली वो ऑर्बिटल है. ठीक है, सो लाइक 1 2 3. ये जो आपका p3 है ना, इट इज मोर स्टेबल देन p4. मतलब अगर यहाँ पे p4 होता, 3 और 4 यहाँ पे आ जाता, सो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होने वाली है. द रीज़न बीइंग ये स्टेबल होता है, मतलब जो भी अपने पार्शियली और फुल्ली फील्ड होते हैं ना वो नॉर्मली से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. लाइक आपका जो p3 है वो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है p4 से. p3 का मतलब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन का होना, p4 का मतलब p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन का होना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. वैसे ही जो आपका d5 है ना वो d6 से स्टेबल होगा. d5 का क्या मतलब है, जो आपके d ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का होना, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स बना रहे d के, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का होना इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स का होना. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है उसमें आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई भी पार्शियली फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी. मतलब देखो सिंपल सी बात है, जो भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा तो यार ज़्यादा स्टेबल है तो अपने को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, मतलब अनस्टेबल. आप बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एटम अनस्टेबल हो रहा है ना, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको अनस्टेबल बनाने के लिए. सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब ये कब काम में आता है, जब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं आपको, जब कंपेयर कर रहे हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, लाइक वी हैव हियर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक बार हम वो देख लेते हैं. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो 1s में 2 आएंगे, 2s में भी 2 आएंगे, और अब जो 2p है उसमें 3 आएगा. वही आ गया 3p वाला केस, मतलब कि 1s 2s तो आप बना लोगे, 3p में 1 1 1. और फिर जो ऑक्सीजन है उसका केस कैसा है, ये नाइट्रोजन के लिए था, ये ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p 4. तो ये कैसा हो जाएगा, 1s 2s तो बना लूँगी, अब मैं 2p बना रहा हूँ सिर्फ, तो ये 4. तो यार नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, ये पीरियड पे जब अपन कंपेयर करते हैं ना तब दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, अब लास्ट इज पेनिट्रेशन पावर. मतलब पेनिट्रेशन पावर बेसिकली होता है कि पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली कि आप कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हो इन, मतलब कि जो आपका s ऑर्बिटल है दैट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, उसके बाद में फिर आता है p ऑर्बिटल, फिर आता है d ऑर्बिटल और फिर f आता है. ठीक है, तो s ऑर्बिटल इज टोटली, उसका डायरेक्शन भी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, दैट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का अच्छा खासा कंट्रोल होता है. तो यार जब भी न्यूक्लियस का अच्छा खासा कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फिर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो इसके लिए जो s ऑर्बिटल है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p हैज़ ग्रेटर देन d एंड d हैज़ ग्रेटर देन f. ठीक है, ये सीन रहता है पेनिट्रेशन पावर का. वैसे इसका इतना यूज़ नहीं होता. हम बेसिकली जब भी देखते हैं, मतलब हम जब भी पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रेंड बनाते हैं, मैं आपको बताया तो लिथियम से अगर हमको जाना है नीचे सीजियम की तरफ, और इधर हमारे लिथियम से आना है फ्लोरीन की तरफ. तो जैसे कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज होता है, तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी. मतलब कि लिथियम विल हैव हायर देन सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम एंड देन सीजियम. ठीक है, ग्रुप का क्लियर हुआ. फिर जो पीरियड है,
पीरियड में क्या होता है, इधर जाते जाते आपका जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, ये हमने ऊपर से देखा कि बेसिक ट्रेंड क्या होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे। तो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द एक्सेप्शन, मतलब जो भी हमारे बेसिक ट्रेंड्स होते हैं हमको वो स्टडी करना है। सो इस बार मतलब मैंने पीपीटी में काफ़ी मतलब मेहनत की है। मैंने सोचा था कि यार सबको अलग अलग ही रखता हूँ ताकि सबको एकदम क्लियर रहेगा। तो आई गेस कि आपको सारे फैक्टर्स एक बार क्लियर होंगे, हम एक बार देख भी लेते हैं। सबसे पहले साइज देखा था, साइज इसका ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम रहेगी, क्योंकि अपने को साइज बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, तो अपने को कम ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो लाइक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सेकंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज होल्ड ऑन न्यूक्लियस, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा होल्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर शील्डिंग तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि अगर आपका जो अगर पार्शियली या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो उसकी जो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी है वो दूसरे कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इज लाइक कि एस का ज्यादा है, पी का, डी का, एफ का। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी जो उसके पहले के हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, लाइक शील्डिंग को भी अगर आप हटा दो, क्योंकि हम जेड इफेक्टिव देख ही रहे तो शील्डिंग का कुछ काम नहीं। साइज, शील्डिंग इफेक्ट और ये जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, मेन बस ये 3 होते हैं फैक्टर्स। अगर ये आपको आते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इज विद इन योर हैंड्स, मतलब आपके हाथ में है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं पीरियोडिसिटी इन ग्रुप्स, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं हर बार। सो लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दिस इज वेरी सिंपल, एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड है जैसा होता है। अभी हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जो हमारा ग्रुप 2 रहता है उसमें रहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इसमें वेरी सिंपल, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज योर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रेंड है। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर ली। अब हम वो भी देख लेते हैं, जो हमारा जो ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप 17 इज हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप उसमें होता है सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और जो ग्रुप 16 होता है ना, वो ऑक्सीजन फैमिली, उसमें होता है सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड देन टेलोरियम। ठीक है, तो इसमें भी वही ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब सोच रहे होंगे कि यार 13 ग्रुप और 14 ग्रुप में क्या प्रॉब्लम है, तो यार 13 ग्रुप और 14 ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। 13 ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट है बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद में आता है गैलियम, देन इंडियम और थैलियम। सो गाइस, जो हमारा ग्रुप 13 है इसमें हमारा ऑर्डर ही होता है, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सबसे पहले बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आता है। सो देर इज़ अ डिफरेंस, लाइक कि जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में होते हैं, सो ट्रेंड एकदम प्रॉपरली फॉलो होता है। लेकिन डायरेक्ट जब वो ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद जब हम डायरेक्टली ग्रुप 13 पे आते हैं तो यार जो एग्जैक्टली मतलब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तक तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो गैलियम आता है, मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद डायरेक्टली एल्यूमिनियम है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का जैसे कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के बाद जब हम गैलियम में आते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, और उन एलिमेंट्स के आ जाने की वजह से, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन एलिमेंट्स में एडिशन क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में ऐड होता है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इनका जो जेड इफेक्टिव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत इफेक्ट आता है। सो दैट इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्डर है वो जो एक्चुअल ट्रेंड आना चाहिए वो आता नहीं है। सो दिस वाज वन थिंग कि, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इंडियम तक तो ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके बाद में जब यहाँ पे लैंथेनम आता है तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो थैलियम का तो उल्टा, मतलब डी के इलेक्ट्रॉन्स भी है, एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले डी में भी जाएंगे फिर एफ में भी जाएंगे, तो इसका जो जेड इफेक्टिव होना चाहिए था इससे काफ़ी बड़ा हुआ आता है। सो ड्यू टू डैट जो हमारा ऑर्डर होता है तो वो होता है बोरॉन, उसके बाद में डायरेक्टली आ जाता है थैलियम, मतलब इसका जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जाता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली बोरॉन के बाद आ जाती है। उसके बाद में आता है यहाँ पे हमारा आता है गैलियम, देन एल्यूमिनियम और उसके बाद में इंडियम। मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। द रीजन इज ये यहाँ पे इसलिए आगे आता है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथेनाइड सीरीज में फिर मतलब पहले तो ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एफ में भी ऐड होना चालू हो गया। तो ड्यू टू दिस जो जेड इफेक्टिव होना चाहिए था उससे काफी हद तक बढ़ जाता है, एंड वी नो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी सही। सो द फाइनल ऑर्डर इज दिस: बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, रीजन मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 में हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। तो फिर वही बात होती है कि यार अब जैसे ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 में आ रहा है ना, तो जो अपना जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो यहाँ का जो ट्रेंड है वो नॉर्मली फॉलो हो जाता है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ वाले ट्रेंड में, मतलब वो जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी प्रॉब्लम नहीं रहती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथेनाइड ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट प्ले एनी रोल, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्लेज रोल हियर, कॉन्ट्रैक्शन प्लेज रोल हियर। तो जो फाइनल ऑर्डर है वो आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन वी हैव लेड, और उसके बाद में आता है टिन। तो यहाँ पे सिर्फ स्लाइड चेंज है, बट स्टिल दिस कम्स इन एग्जाम। आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत बार पूछा हुआ है कि विच हैज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी, लेड और टिन। तो बहुत से बच्चों को ये रीजन पता ही होता है, जस्ट दे टेक 10, द रीजन पे उनको सिर्फ ये याद होता है कि डाउन द रोड जाते हैं साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम ही होगी। सो वो क्या करते हैं कि मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी अगर पूछी है तो देसी की 10 की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो देसी की 10 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली है लेड से, क्योंकि लेड नीचे प्लेस्ड है। लेकिन होता क्या है कि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है, तो ड्यू टू इंक्रीज जेड इफेक्टिव लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 10 से काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको यहाँ पे सब कुछ प्योर मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के जैसे हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना है। ग्रुप 13 में तो बहुत ज्यादा ही चेंज है, ग्रुप 14 में सिर्फ स्लाइड चेंज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन पीरियड्स की। तो अब अगर हम देखें सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में सबसे पहले आता है, सेकंड पीरियड की एकदम प्रॉपर्ली बात करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मतलब नियॉन की तो सबसे ज्यादा होने ही वाली, क्योंकि वो नोबल गैस है। नोबल गैस से तो इलेक्ट्रॉन निकलवाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट रहेगी, ठीक है। अब जो लिथियम, अब हम बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चलेंगे। लिथियम का क्या रहता है 1s2, देन आता है हमारे पास 2s1, फिर बेरिलियम का 1s2 तो है ही, फिर 2s2 हो जाता है, बोरॉन का 2s2 और 2p1, कार्बन का 2s2 और यहाँ पे 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5। अब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे इसका रोल प्ले करेगा। जो यहाँ पे हमारा s ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है बेरिलियम का, तो बेरिलियम विल हैव आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज ग्रेटर देन बोरॉन। और वैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन विल हैव आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज मोर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल ऑर्डर रहता है दैट विल बी लिथियम, देन बोरॉन, उसके बाद में आता है बेरिलियम, ठीक है। यू कैन सी द चेंज, दिस इज बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में फिर आ जाता है हमारे पास कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है और यहाँ पर हमारे पास पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल, ओके। और नियॉन तो एज इट इज नोबल गैस, तो इसकी तो ज्यादा होने ही वाली है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं इन सबके पॉजिटिव आयंस बना दूं, मतलब अगर मैंने इसको लिथियम पॉजिटिव बना दिया, फिर मैंने इसको बेरिलियम पॉजिटिव बना दिया, बोरॉन पॉजिटिव बना दिया, कार्बन पॉजिटिव, अरे ऑक्सीजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये चले गया, इसका यहाँ पे फिर हो जाएगा 2s1, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो फिर क्या होगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर हो जाएगी। ड्यू टू ऑल्टर्ड कॉन्फ़िगरेशन फिर वापस से सबके आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सपोज नियॉन पॉजिटिव भी बना दिया इफ पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 1s2, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2s2, फिर ये हो जाएगा 2s2 और 2p1, फिर ये हो जाएगा 2s2 और 2p2। अरे डिसाइडेड रॉन्ग, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस आएगा। मतलब मैं सिर्फ अभी ऑर्डर लिख रहा था ना, तो मैंने उसमें गलत लिख दिया। तो 2s2,
ये हो जाएगा 2p3, हो जाएगा 2s2, 2p4, 2s2 और 2p5। अब यहाँ पे जो नियॉन प्लस है वो भी नोबल गैस नहीं बचा है, लेकिन जो लिथियम प्लस है दैट हैज अ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज वेरी सिमिलर टू हीलियम, तो ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा सबसे आगे। इसका जो ऑर्डर है इसमें लिथियम प्लस सबसे आगे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो बोरॉन है, बोरॉन विल जंप अ स्टेप अहेड देन कार्बन प्लस, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लस है इट विल जंप अ स्टेप अहेड देन फ्लोरीन प्लस। ठीक है, जो यहाँ पे हम ट्रेंड फॉलो करते हैं उसको हम वहाँ पे नीचे भी यही फॉलो करने वाले हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखना है उसके अकॉर्डिंग हम आयनाइजेशन एनर्जी बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ पीरियड 3 आल्सो, यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा। विल फॉलो द सेम थिंग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में चेंज कर देंगे। 1s2, 2s2, यहाँ पे 2p6, फिर आता है 3s1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा पूरा नियॉन तक का हो गया, तो ये मैं लिख सकता हूँ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में सिर्फ 3s1। ठीक है, तो इन सब के लिखने के लिए मैं ऑलरेडी कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने नियॉन का लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 3s1, यहाँ आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आ जाएगा 3s2 और 3p1, यहाँ आ जाएगा 3s2 और 3p2, यहाँ पर आ जाएगा 3s2, 3p3, फिर 3s2, 3p4, 3s2, 3p, 3p5, 3s2 और 3p6। ठीक है, तो फिर बेसिकली हमको पता है कि यहाँ पे वापस से ये फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है तो इट विल कम हियर, फिर वापस से ये पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है तो ये आ जाएगा आगे, और अर्गॉन एज इट्स नोबल गैस तो इसका हाईएस्ट होने वाला है। तो जो फाइनल और आता है तो वो आ जाता है सोडियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है मैग्नीशियम, चेंजेस हियर। उसके बाद में फिर हमारा सिलिकॉन एज इट इज़, फिर सिलिकॉन के बाद आता है सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गॉन। वी कैन सी चेंज हियर ऑल्सो, ये आता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर जैसा कि हमने पिछली बार किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबके पॉजिटिव आयंस बना लेंगे, मतलब इट विल बी सोडियम पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, और ऐसे करते करते लाइक लिख लेते हैं यार, सिलिकॉन पॉजिटिव, फॉस्फोरस पॉजिटिव, सल्फर पॉजिटिव, क्लोरीन पॉजिटिव एंड आर्गॉन पॉजिटिव। तो अब जो ये पॉजिटिव था उसकी वजह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इट इज़ जस्ट नियॉन। फिर ये हो जाएगा नियॉन का, नियॉन के बाद 3s1, ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3s2, 3p1, ये हो जाएगा 3s2, 3p2, दिस विल बी 3s2, 3p3, 3p3, इट विल बी 3s2, 3p4, और ये हो जाएगा 3s2, 3p5। अब आप देख सकते हो कि जो आर्गॉन प्लस है वो भी नोबल गैस नहीं रहा है, तो इसकी भी कोई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी नहीं होगी। इससे ज़्यादा तो इनफैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम प्लस की बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी बन चुका है नोबल गैस, तो इट विल बी प्लेस्ड अहेड। ओके, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस इससे आगे आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा पार्शियली फिल्ड एस ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, और सल्फर प्लस आगे बढ़ जाएगा क्लोरीन के, क्योंकि इट विल हैव पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो इसका जो फाइनल ऑर्डर आता है ना वो बनता है मैग्नीशियम प्लस, उसके बाद में आता है सिलिकॉन प्लस, राइट, उसके बाद में एल्यूमिनियम प्लस, फिर फॉस्फोरस प्लस, फिर क्लोरीन प्लस, सल्फर प्लस, देन आर्गॉन प्लस, और फाइनली सोडियम प्लस। ठीक है, ये होता है सीन जब हम मतलब जब सिंगल पे कंपेयर करना है, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एटम्स दिए हुए हैं तो आपका ऑर्डर जो मतलब जनरल ऑर्डर है वो फिर ये हो जाता है। अपने को ध्यान यही रखना है मेन, ठीक है, इस केस में ये ध्यान रखना है और इस केस में ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम जो ये निकाल रहे हैं ऑर्डर वो हम निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। अब अगर अपने को बोला है कि पॉजिटिव उसको बनाना है तो वो भी हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आराम से लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, अपने को याद क्या रखना है इसमें सिर्फ ये वाला केस, बेरिलियम और बोरॉन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। पीरियड 3 में याद रखना है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का और सल्फर और फॉस्फोरस का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मतलब यहाँ पे बोरॉन ले लो, फिर यहाँ पे आप ले लो, मतलब जो फॉलो होता है बोरॉन कार्बन, बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फिर इसके नीचे होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज होगा, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस भी नहीं है, मतलब इसका कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बोरॉन का कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि वो कार्बन के आगे प्लेस हो, तो इसके लिए ये वाला ट्रेंड तो नॉर्मल है, वैसे ये वाला ट्रेंड भी नॉर्मल होगा।
और हमको यही पता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होने वाली है कार्बन की, मिनिमम होने वाली है एल्यूमिनियम की। ठीक है, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। Now we'll take example, this was example number 1, we'll come to example number 2. Example number 2 is, this is carbon, nitrogen, silicon and phosphorus. ठीक है, तो ये तुमको पता ही है कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। ठीक है, सो और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। सो मैक्सिमम आ जाएगा नाइट्रोजन का, मिनिमम आ जाएगा सिलिकॉन का। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो यहाँ पे क्या होता है, होना तो ऐसा चाहिए लेकिन इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा ये आगे। ठीक है, तो जो इसका फाइनल ऑर्डर आता है ना, तो इसमें होता है नाइट्रोजन का मैक्सिमम, और वैसे ही यहाँ पे फॉलो होता है कि होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाता है आगे, तो सल्फर का हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, दिस वेरी क्लियर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ तो ली, लेकिन इसके एप्लीकेशंस क्या है हम उसको वो देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। मतलब हमको ये तो पता ही है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टर होता है, सो जिसकी भी जो भी एक सेकेंड नॉन मेटल्स की यूजुअली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो क्या होता है कि नॉन मेटल्स में से हमने क्या देखा, मेटल क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर। अब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने वाला। मेटल पजेस मेटेलिक कैरेक्टर बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब अगर मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वे इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे तो फिर उनकी कहाँ से रहे मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। तो अगर आपको दो कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है कि जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम की ज़्यादा है सोडियम से, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो सोडियम का ज़्यादा रहेगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसा कि होता क्या है, जो एस ब्लॉक यहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल में, ये एस ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है और यहाँ पे बी ब्लॉक होता है। तो ये जो बी ब्लॉक है ये तो पूरे नॉन मेटल से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेटल्स है, तो यूजुअली होता क्या है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उन सबका मेटेलिक कैरेक्टर पी ब्लॉक से ज़्यादा होता है। इनफैक्ट एस ब्लॉक के हर एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के भी यहाँ पे, सो इनका भी जेड इफेक्टिव यहाँ ज़्यादा बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, देयरफॉर देयर मेटेलिक कैरेक्टर इज वेरी हाई। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो भाई वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रहा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है तो काहेगा मेटल, भाई मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओके, सेकेंड इज रिड्यूसिंग नेचर। नाउ व्हाट इज रिड्यूसिंग नेचर? Reducing nature is basically like, एक minute, I'll explain you. Reducing nature is inversely proportional to ionization energy. Now, do you know what is reducing nature? Reducing nature is the property to reduce other and itself get oxidized. For example, अगर मतलब मैं example लूँ यहाँ पे, मेरे पास हाँ कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, फिर मैंने इसमें जिंक डाल दिया तो ये यहाँ पे बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक की स्टेट थी, मतलब कॉपर वॉज इन +2 स्टेट और जिंक वॉज इन 0 स्टेट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिंक आ जाता है +2 में और कॉपर आ जाता है 0 में। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। ऑक्सीडाइजिंग इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जिंक से जब वो जिंक 2+ बना है तो कॉपर +2 से 0 में आया, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े वो कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे बोलूंगा कि जिंक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है ना वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं हो पाते, क्योंकि देखो भाई रिड्यूसिंग नेचर में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है तभी आपका रिड्यूसिंग नेचर शो होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो आप इलेक्ट्रॉन तो लूज ही नहीं करने वाले, तो फिर क्या रिड्यूसिंग नेचर। Do you getting my point? The point is, if you are showing your reducing nature, you have to donate your electron. But if your ionization energy is high, you will not be able to donate electron. So basically, if an element is having high reducing nature, so its ionization energy is less. Or you can say, if an element has high ionization energy, it will not show reducing nature. मतलब अगर आपको 2 एलिमेंट में कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर लो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है।
अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लाइक आई नो कि अगर मेरे पास सोडियम है एंड आई हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम से ज़्यादा है, तो सोडियम का रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन, दैट इज कैलकुलेटिंग द वैलेंसी। आई नो यार आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया है, बट वी हैव टू मेंटेन आवर एनर्जी टिल लास्ट। आप इसको लास्ट तक देखो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमने बहुत सारे टॉपिक भी कवर किए हैं, सो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, उसके बाद हम एक बार रिकैप भी कर लेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग वैलेंसीज बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अगर अपने पास एक एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम के एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम 1+ में कन्वर्ट होता है, मतलब मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन कितना रहता है, नियॉन, नियॉन के बाद में 3s2। जब वो मैग्नीशियम 1 में कन्वर्ट हो गया तो वो हो जाएगा नियॉन फिर यहाँ पे 3s5। फिर जब वो मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट होता है दैट विल बी नियॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और जब मैं इसको मैग्नीशियम +3 में कन्वर्ट करूंगा तो यार उसको क्या करना है कि नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लगेगी, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या हुआ, मतलब मेरे को यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम की जो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 थी, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 थी, ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 थी। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी 3 बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। द रीज़न बीइंग उसके जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी 1 और 2 में चले गए हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर उसकी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 3 हाईएस्ट हो रही है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी उसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक जो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन है वो यहाँ पे उसको मिला, और फिर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा है, ठीक है। वही हम यहाँ पे वैल्यूज से देख लेते हैं। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज अराउंड 700 के आसपास है, सेकेंड इज दैट इज अराउंड 1400, लेकिन जो थर्ड है, थर्ड इज मोर देन 7500, मतलब यहाँ पे ड्रास्टिकल चेंज आया। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम +2 है ना, वो नोबल गैस जैसे बन चुका है और अब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर की आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, विल टेक ऑफ एल्यूमिनियम, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एग्जांपल है, मैग्नीशियम में जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 थी वो ट्रिमेंडसली राइज हो गई, मतलब 700 से 1400 से डायरेक्टली मोर देन 7000 होना। सो इट्स लाइक कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा 3 जो हाई हो गई थी, मतलब जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 होने वाला है। अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो हमको पता है वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम में हम देख ही लेते हैं। एल्यूमिनियम के पहले फर्स्ट इज अराउंड 600, उसके बाद में अराउंड 1800, फिर 2700, फिर डायरेक्टली 11000, मतलब इट्स मोर वेरी लार्ज। मतलब ये तो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई थी, यहाँ पे 1, दिस 2, 3 और 4। सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी 4, मतलब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं 3। सो अगर मेटल्स में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हो जाती है वैलेंसी। सो फॉर मेटल्स वी कैन डिटरमाइन वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन। सो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा था। आज हमने देखा कि हाँ, सबसे पहले तो हमने एटॉमिक साइंस को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है सारे जो अपने क्वांटम नंबर्स वगैरह उसकी स्टडी करी, उसको अच्छे से समझा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जाना, और फाइनली हमने आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट किया है। सो टुडेज लेक्चर वाज वेरी लार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने एनर्जी टिल लास्ट ट्राई किया है कि मैं हाईएस्ट रखूँ। सो गाइज प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और जो भी आपको जैसा भी लगा हो, जैसे जो नया अरेंजमेंट है, नया चेंज किया है, अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ राइट दैट इन कॉमेंट। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।